हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का रहेगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन को सीखने का मौका मिलेगा। अब तक हमने एक सीरीज चलाई थी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन की, यानी कि 12th क्लास की फिजिक्स के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन कराएंगे। इस सीरीज में टोटल मिला के पूरी पहली किताब और दूसरी किताब से मिलाकर 40 के लगभग डेरिवेशन है, पूरे इंपोर्टेंट उनको कराएंगे। तो ये पहले चैप्टर का 5वां डेरिवेशन है। इससे पहले मैं 4 डेरिवेशन आपको करा चुका हूं। पहले चैप्टर का ये 5वां डेरिवेशन है। अब इसके बाद अगला यानी दूसरे चैप्टर के डेरिवेशन स्टार्ट होंगे। पहले चैप्टर से अब तक मैं 4 करा चुका हूं, ये 5वां है। जो भी बोर्ड परीक्षा में आएगा वो इनसे ही आएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा। ओके, तो इनको कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। ये है आपका गॉस की प्रमेय। क्वेश्चन इस तरीके से डिस्प्ले पर भी दिखाई दे रहा होगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको। गॉस की प्रमेय से एक समान अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। या गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ठीक है, ऐसे ही बोल सकता है, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। तो घबराने वाली बात कुछ नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे यहां पर लिख सकते हो। लाइक आपको इस तरीके का एक तार है सीधा, वो एक समान रूप से आवेशित है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको दिया हुआ है। अब इसके निकट मान लीजिए कोई भी एक बिंदु है। सपोज दैट कि यहां पर ये बिंदु है, कोई मान लीजिए, मैंने मान लिया ये बिंदु है यहां पर P। इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमको थ्योरी क्या लिखनी है, डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रही होगी। माना हमारे पास एक एक्स वाई, यहां पर मैं एक्स वाई दे रहा हूं, एक्स और वाई, एक्स वाई अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार है। अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार है। इसके निकट आर दूरी पर, इसके निकट, ये यहां से कितनी दूरी पर है, ये देखिएगा, इसके निकट आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी थ्योरी आपने लिख दी। इसके बाद हम लिखेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आर त्रिज्या का एक गॉसियन, आर त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। बेलन कैसा होता है, बेलन इस तरीके का रहता है, नहीं रहता, इस तरीके का। ठीक है, ये बेलन है, तो हम इसी तरीके का, और यहां से ये इसकी त्रिज्या होती है, उसी तरीके से हम यहां पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, जो आर त्रिज्या इधर है तो आर त्रिज्या इधर भी होगी, इस तरीके से एक देखिएगा, ये बना नहीं बना बेलन जैसा, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ये बेलनाकार एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया, जिसकी लंबाई, इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की लंबाई L है और त्रिज्या R। ठीक है, ये इसकी लंबाई, कितनी लंबाई है, L लंबाई का, R त्रिज्या तथा L लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। क्या बोला, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए R त्रिज्या तथा L लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ये खींच दिया भाई गॉसियन पृष्ठ। ओके, अब हम क्या मानेंगे, माना बिंदु P पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA वेक्टर है। बिंदु P पर एक छोटा सा क्षेत्रफल हमने मान लिया, क्या है ये, dA वेक्टर। ये एक छोटा सा क्षेत्रफल हमने dA वेक्टर मान लिया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, बिंदु P पर एक छोटा सा क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल dA वेक्टर है। ठीक है, तब हम बात करेंगे भाई, यहां पर ये आवेश है। बात समझिएगा, कोई आवेश रखा रहता है तो उस आवेश से किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। यहां पर कोई मान लीजिए क्षेत्र है, ऐसा एक क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल से कुछ ना कुछ विद्युत बल रेखाएं, क्योंकि ये आवेश है, आवेश से चारों तरफ विद्युत बल रेखाएं निकल रही होती है, तो यहाँ पे एक क्षेत्रफल ले ले तो उससे कुछ ना कुछ विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, मतलब वहां पर फ्लक्स होगा। तो मैं इस छोटे से क्षेत्रफल का फ्लक्स निकालूंगा, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो अब देखिएगा, पहली चीज, ये आवेश है, आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का मुंह भी इधर है, इस क्षेत्र का मुंह, देखिए बात को ऐसे समझो, यहां पर
जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा भी इधर है, और ये जो क्षेत्रफल लिया है, लाइक देखिएगा ये क्षेत्रफल, ये पेन है, पेन का जो सरफेस है उसका मुंह बाहर की ओर है, लंबवत बाहर की ओर, तो ऐसे ही यहां पर ये ऐसे कोना है, ठीक है, ऐसे समझ लो गैस का सिलेंडर, उसकी सरफेस बाहर की ओर ऐसे, ठीक है। तो ये ठीक है। अब मैं इस छोटे से क्षेत्रफल का क्या निकालना चाह रहा हूं, वैद्युत फ्लक्स। तो ये लिखेंगे यहां पे सूक्ष्म क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए वेक्टर का वैद्युत फ्लक्स, ये हमने डी फाई मान लिया। भाई छोटे से क्षेत्रफल का छोटा सा ही फ्लक्स निकलेगा, भाई छोटा सा, बात समझिएगा। यदि मेरे पास ये छोटा सा मार्कर है तो इसका छोटा सा द्रव्यमान होगा, और इसीलिए इसको मैं बड़ा बना दूं तो उसका ज्यादा द्रव्यमान होगा। तो जब डी लग रहा है, डी का मतलब छोटा सा क्षेत्रफल है, तो यहां पे छोटा सा ही, डी का मतलब सूक्ष्म, तो छोटा सा ही इसका वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो नॉर्मली वैसे वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है, ई डॉट ए वेक्टर होता है। तो यहां पर वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि हम डी ये निकाल रहे हैं, तो ये वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला निकालें तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा। ये ई वेक्टर क्या है, ई वेक्टर है ये जो तार पर जो आवेश दिया है, एक समान रूप से जो आवेश है, तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वही तो हमको निकालनी है, ठीक है। तो यहां पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा ई इंटू डी ए वेक्टर होगा, ठीक है। नॉर्मली हम जानते हैं कि जब इस फॉर्मूले को खोलते हैं तो ई ए कॉस थीटा आता है, क्यों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आता है, ए बी कॉस थीटा। उसी तरीके से ये दो वेक्टर हैं, डॉट प्रोडक्ट है, तो ई ए कॉस थीटा आ जाएगा, तो यहां पर भी आएगा ई इंटू, यहां पे आ जाएगा डी ए, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये आ गया डी फाई ई बराबर। ये छोटे से क्षेत्रफल, इस छोटे से क्षेत्रफल की बात चल रही है अभी। अब देखिएगा ई और डी ए दोनों की दिशा एक ही तरफ है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर, और इस क्षेत्रफल का मुंह भी इधर रहेगा, यानी कि जो सरफेस है उसका मुंह भी बाहर की तरफ लंबवत रहेगा, है ना, बाहर की ओर। तो इसका मतलब कि इन दोनों के बीच कोण कितना है, क्योंकि यहां पर लिख देंगे चूंकि ई वेक्टर व डी ए वेक्टर की दिशा समान है, इसकी तो दिशा है समान है, इसलिए थीटा बराबर इनके बीच कोण यानी कि थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री। जब दोनों की दिशा एक समान है तो थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। बायोलॉजी वाले नहीं पता तो दिमाग में रख लो, इंस्टॉल कर लो, ठीक है। चलिए, तो थीटा बराबर 0, तो जब 0 है तो cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे ये cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इट मींस d फाई e बराबर e इंटू डी ए, चूंकि यहाँ पर cos जो है, cos 0 का मान कितना आ जाएगा, 1। बात खत्म। ये cos 0 का मान 1 है, इसलिए यहां से ये हटा दिया जाएगा, क्योंकि इसके और इसके बीच में यहाँ पर कोण कितना है, 0 डिग्री, और cos 0 का मान 1, तो इसलिए ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। ये छोटे से क्षेत्रफल की बात चल रही थी, छोटे से की, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल की बात चल रही थी। अब हम तो ऐसे ही मानेंगे, एक दूसरा क्षेत्रफल मानेंगे, तो इसके कारण भी यहां पर इसका भी वैद्युत फ्लक्स कितना ही होगा। ऐसे ही माना कि ये बहुत सारे गॉसियन पृष्ठ में ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रफल हैं, ठीक है। तो इसलिए हम संपूर्ण क्षेत्रफल का करेंगे, तो लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए। अब भैया हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए निकालना चाह रहे हैं, ये पूरा जो पृष्ठ था इस संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना चाह रहे हैं। तो हम सिंपल सी बात है, ऐसे छोटे छोटे पृष्ठों से मिलकर बना होगा ये पूरा पृष्ठ, तो हमने छोटे छोटे पृष्ठों को निकालेंगे, तो संपूर्ण का निकालेंगे, तो अब ये सूक्ष्म नहीं लगेगा, यहाँ पे सूक्ष्म था लेकिन अब ये सूक्ष्म नहीं हुआ, ये टोटल फाई हो गया। तो अब हम क्या लगा देंगे, जब भी हमारे पास एक बंद क्षेत्रफल होता है और हम उसका छोटे से का हमको पता है और बंद का निकालना है टोटल, तो हम वहां पे क्या कर देंगे, समाकलन कर देते हैं। और ऐसा बंद समाकलन का मतलब क्या है कि ये क्लोज सरफेस यानी कि ये क्लोज एरिया का हम टोटल निकालना चाह रहे हैं, टोटल, या वो क्षेत्रफल हो या फ्लक्स हो या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुछ भी, यानी कि जो भी चीज हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो एक टोटल बंद सरफेस की निकाल रहे हैं, यानी कि क्लोज एरिया की। तो इसलिए मैंने ये क्लोज ये सरफेस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ई इंटू डी ए लिख दूंगा। तो बात समझिए, क्लोज का मतलब अब ये लिमिट रख गई, ये लिमिट यानी कि इस टोटल सरफेस ले लिया।
तो ई को बाहर ले लूंगा और ये टोटल सरफेस ये। अब भैया संपूर्ण पृष्ठ के लिए टोटल कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि ई तो यहां पर सब जगह ई तो बराबर रहेगी, क्षेत्रफल बदलता जाएगा तो सारा क्षेत्रफल हम निकालें अलग 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 अलग, तो मतलब ये है कि इस पूरे जो बेलन है इसका पूरे का वक्र पृष्ठ ले लें। तो संपूर्ण के लिए हम क्या लेंगे, हाँ यहां पे लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन डी ए बराबर ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण बेलन का वक्र पृष्ठ, यानी इस पूरे बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल दिया तो वो होता है 2 पाई आर एल। कितना होता है 2 पाई आर एल। ओके, तो ये वैल्यू हम यहां पर रख देंगे। तो ये फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, ये आगे इसको मैं समीकरण 1 मान ले रहा हूं। यहां तक बताइए समझ में। अब ये हो चुका है, आधा हो चुका डेरिवेशन। 5 नंबर का डेरिवेशन आएगा तो आपको 2.5 नंबर यहां पर मिल जाएगा, बल्कि 3 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर की बात रह गई है। ओके, बताइए यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, यहां के बाद में क्योंकि हमको क्या करना था, अब देखो जरा, इसमें बोला था कि गॉस की प्रमेय से, यानी कि गॉस की प्रमेय की सहायता से बात चल रही है। तो यहां पे हम जानते हैं, यहां पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है भाई, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। किसी भी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो ये गॉस की प्रमेय कहती है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो ये वैल्यू, अब ऊपर समीकरण 1 से फाई का मान कितना है, इतना है। तो समीकरण 1 से फाई ई का मान रखने पर, इसमें मान रख दो, मान रख देंगे तो ये कितना है ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर ये कितना हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ई का जो मान निकालेंगे तो क्यू अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन 0 इतना आ गया। ठीक है, अभी भी नहीं निकला है, क्योंकि अब हमने ये जो आवेश है, जब भी कभी भी आवेश एक सिंगल तार पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अर्थात एक समान रूप से वितरित किया जाता है, तो वहां पर रेखीय आवेश घनत्व निकलता है। जब कोई आवेश किसी क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित किया जाता है तो वहां पर क्षेत्रफलीय घनत्व निकलता है, और किसी आयतन पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वहां पर आयतनिक घनत्व निकलता है। क्योंकि यहां पर आवेश को एक तार पर, यानी कि एक लाइन पर ड्रॉ किया गया है, अर्थात एक लाइन पर आवेशित किया गया है, यानी वितरित किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इट मींस यहां पर क्या निकलेगा, रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि एक रेखा जैसी लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहां पर निकालेंगे हम आवेश का रेखीय आवेश घनत्व, या सीधे सीधे लिख दो रेखीय आवेश घनत्व। क्योंकि जब भी कभी भी इसको हम लैम्डा से, रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और लैम्डा बराबर क्या होता है भाई, सिंपल सी बात ये है भाई, किसी भी चीज का घनत्व निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान बट्टे आयतन। इसी तरीके यहां पर आवेश का घनत्व निकल रहे तो एकांक लंबाई पर, यानी 1 मीटर लंबाई पर कितना आवेश की मात्रा है उससे हमको पता चल जाएगा। 1 मीटर पर इतना है तो टोटल पर कितना होगा, तो वो घनत्व इस तरीके से भाई 1 मीटर पर जब ज्यादा है, क्योंकि एक समान रूप से ये वितरित है, तो 1 मीटर पर जितना होगा उसी हिसाब से 10 मीटर पर कितना होगा तो हमको पता चल जाएगा। तो हमको पहले घनत्व पता होना चाहिए कि 1 मीटर पर कितना है, तो पर यूनिट लेंथ आवेश की मात्रा कितनी है, तो वो रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो कितना आवेश है एकांक लंबाई पर, तो इस टोटल लंबाई पर कितना आवेश होगा एल लंबाई पर, तो एल का मैं भाग कर दूंगा तो वो निकल जाएगा, इसी को बोलते हैं हम रेखीय आवेश घनत्व। तो यहां से हमारे पास देखिए क्यू है, तो क्यू का मान निकालूंगा तो ये एल की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, लैम्डा इंटू एल, ये आ गया। अब ये समीकरण में 2 मान ले रहा हूं, तो इस क्यू का मान समीकरण 2 में रख देंगे, क्यू का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्यू का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा। यहां से इसको मिटा दे रहा हूं, अब इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, तो वो यहीं पर हो जाएगा। क्यू का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर, देखिएगा ई बराबर क्यू की जगह पर क्या रख देंगे हम,
लैम्डा इंटू एल, और नीचे है 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन जीरो। देखिएगा ये जो क्यू था, ये क्यू था, क्यू की जगह पर लैम्डा इंटू एल रख दिया। इस एल से ये एल कट जाएगा, तो ई का जो मान है वो कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू 2 पाई आर एप्सिलॉन जीरो, इतना आ जाएगा। लेकिन इसको भी एक फॉर्मूला बना के रखेंगे, तो ई बराबर हम क्या करें, हमको पता है, देखिएगा हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का जो मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है, होता ही नहीं होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन में हम 2 की गुणा 2 का भाग कर देंगे। क्यों, क्योंकि मेरे को यहां पे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर तो हो जाएगा 2 लैम्डा, नीचे कितना हो जाएगा 4 पाई, और एप्सिलॉन जीरो को मैं आगे लिख दे रहा हूं, इस एप्सिलॉन जीरो को इसके साथ लिख दे रहा हूं, आर यहां पे लिख दिया। तो ई का जो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो 2 लैम्डा अपॉन आर, इतना बना कि नहीं बना। न्यूमेरिकल्स में मैंने बताया था, यही फॉर्मूला लगाया था, आपने देखा हो तो न्यूमेरिकल्स की सीरीज, ठीक है, तो देख लीजिए। और इसका मात्रक भी लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलाम। बात समझ में आई या नहीं आई। तो जो एक आवेशित तार है उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो 2 लैम्डा अपॉन आर होती है। बात समझ में आ गई। तो इस इट मींस क्लियर हो गई ना बात। और देखिए एक बार फिर से मैं इसको बता दे रहा हूं, ये एल से एल कट गया तो लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन जीरो बचा। क्योंकि हमको पता है कि भैया 1/4 पाई के रूप में बदलना है, तो यहां पर हमको 4 चाहिए, तो 2 की गुणा 2 का भाग कर दिया, तो इस 2 की मल्टीप्लाई हुई तो 2 पाई आ गया, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो ये 4 पाई, और ये एप्सिलॉन जीरो को इसके साथ लिख दिया और आर यहां पे लिख दिया। अब इसको ही मैंने थोड़ा सा घुमा खोल के लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, यानी कि नीचे वाला यहां पे लिख दिया और 2 लैम्डा अपॉन आर मैंने यहां पे लिख दिया। अपना ये फॉर्मूला बन गया। अब क्यों, क्योंकि भैया इतने की वैल्यू डायरेक्टली होती है 9 गुणा 10 की पावर 9, ताकि न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। अदरवाइज आप इतना भी यहां पे छोड़ के आओगे तब भी पूरा ही नंबर मिलेगा आपको। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। तो ये डेरिवेशन देखिए, डेरिवेशन में ऐसे ही कराऊंगा, इसी तरीके से समझाऊंगा। अभी भी आपको कोई डाउट, समस्या, आपत्ति, विपत्ति है तो अपनी लिखिएगा कमेंट में, ताकि मैं अगली वीडियो में आपकी समस्या को सुनूं, समझूं और उसके आधार पर ऐसी वीडियो बनाऊं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो आप अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारा फ्री ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर ज्वाइन भी हो सकते हो। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जय हिंद।